हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है सॉइल साइंस। सॉइल का हिंदी होता है मृदा और साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। सॉइल को हम हिंदी में कहते हैं मृदा और साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। तो ये जो मृदा विज्ञान है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर की जो ब्रांच थी 10 ब्रांच है, जैसे इंटोमोलॉजी ब्रांच है, एग्रोनॉमी ब्रांच है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन ब्रांच आती है, उसी में एक ब्रांच आती है सॉइल साइंस। तो ये भी एग्रीकल्चर का ही ब्रांच आता है और इसको इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोग को 11th कक्षा में है और ये कौन सा चैप्टर में है? तो सेकेंड चैप्टर में। चैप्टर का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सा चैप्टर में है? तो सेकेंड चैप्टर में है। तो इससे जो सॉइल साइंस है इससे आपके एग्जाम में 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, जैसे आप आईसीआर का ही एग्जाम दीजिएगा, आईसीआर का दीजिएगा, या बिहार में जो होता है यूजी लेवल का बीसीईसी का, तो इसमें आपको 40% क्वेश्चन सॉइल साइंस से मिलता है। जैसे पूछ दिएगा आपसे रॉक के मतलब चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये चट्टान की प्रकार आपकी किताब में भी नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपके इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मृदा विज्ञान का परिभाषा क्या है और इसके कौन कौन से मृदा जो है कौन कौन से कंपोजिशन से मिल के बना हो, इसकी मतलब संरचना जो है कौन कौन से पदार्थ से मिल की बनी हुई है। दो टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज कि मृदा विज्ञान, जो मृदा जो बनी है, जो मिनरल से बनी है, कौन कौन मिनरल से बनी है और कौन से चट्टान, कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि मृदा की परिभाषा क्या है। तो मृदा की परिभाषा देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है, तो अर्थ के कितने लेयर होते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अर्थ का पिक्चर देखिए आप, ये अर्थ है। आप यहां देखिए, स्पष्ट कीजिए कि अर्थ के कितने परत हैं। देखिए अर्थ के इसमें कितने परत दिख रहे हैं आपको, देखिए आप इसमें अर्थ के कितने परत दिख रहे हैं। हम लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, भूगोल में पढ़ चुके हैं कि अर्थ को हम लोग, पूरा पृथ्वी को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या था? क्रस्ट। जो ऊपर वाला परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मेंटल। जो बीच में होता है उसको मेंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो इसमें आप बताइए सबसे ऊपर वाला परत कौन? ये सबसे ऊपर, तो इसको क्या कह दिए हम? क्रस्ट। मतलब क्या? जिसपे पौधे का जड़ लगा हुआ आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट किस फॉर्म में होता है? तो क्रस्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ये कठोर फॉर्म में होता है। ऊपर कठोर, फिर बीच में मेंटल आ गया, तो मेंटल किस फॉर्म में? ये वाला देख रहे हैं, ये लाइन, ये मेंटल हो गई। और ये मेंटल जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। फॉर्म भी आप याद रखिएगा, जो क्रस्ट जो होता है वो किस में होता है? सॉलिड फॉर्म में, और जो मेंटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद कोर आ गया। कोर 2 भाग में बटा होता है। कौन सा? एक इनर कोर और एक आउटर कोर। आउटर कोर ये वाला ऊपर वाला भाग, और इनर कोर ये वाला। लिक्विड ये फिर आ गया, जो इनर कोर है वो फिर आता है लिक्विड भाग में, और जो इनर कोर है वो आता है सॉलिड में। इनर कोर सॉलिड में, और आउटर कोर जो है वो आता है लिक्विड में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझे फिर दूसरा पिक्चर देखिए। दूसरा पिक्चर क्या बताए? क्रस्ट का रेंज कितना से कितना दिया हुआ है? क्रस्ट का रेंज दिया हुआ है 0 से 100 सेंटीमीटर। मतलब इसकी मोटाई कितनी होती है? 0 से 100 सेंटीमीटर। फिर आता है मेंटल, फिर आता है आउटर कोर, और फिर आता है इनर कोर। देख ले यहां आपको पूरी किलोमीटर में कितनी दूरी है, कितना दूरी पे क्रस्ट है, आपको यह भी दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि क्रस्ट कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो क्रस्ट कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 0 से
100 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल से ऊपर दिया हुआ एक नया टर्म आप देखे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रेनोस्फेयर। तो एस्ट्रेनोस्फेयर क्या होता है? एस्ट्रोनोस्फेयर जो है वो क्रस्ट के निचले परत को कहते हैं हम एस्ट्रोनोस्फेयर। ये जो होता है एस्ट्रोनोस्फेयर, ये सेमी लिक्विड टाइप का होता है। क्या कैसा होता है? सेमी लिक्विड। मतलब इसका जो होता है वो सेमी, जैसे जेल देखे ना आप लोग, जैसे गोंद, गोंद क्या है, हल्का कठोर भी होता है और वाटर भी उसमें रहता है। तो ये होता है सेमी लिक्विड टाइप का। फिर मेंटल आ गया। मेंटल जो होता है, ये जो पीला रंग से है, ये पूरा सॉलिड रहता है, ये पूरा सॉलिड रहता है। फिर आ गया आउटर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आउटर कोर कितना होता है? आउटर कोर होता है 2900 किलोमीटर। उसके बाद आता है इनर कोर। इनर कोर पूरा सॉलिड। आपका ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। क्रस्ट किस प्रकार का फॉर्म में मिलता है? तो क्रस्ट मिलता है कौन सा फॉर्म में? कौन सा फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद एस्ट्रेनोस्फेयर। एस्ट्रेनोस्फेयर किसमें मिलता है? सेमी लिक्विड फॉर्म में। फिर आ गया जो मेंटल, मेन पार्ट आता है मेंटल, वो मिलता है किसमें? सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद क्या है? आउटर कोर। तो आउटर कोर को दो भाग में बांटे हैं, इनर कोर और आउटर कोर। जो इनर कोर है, जो अंदर में, जो ये अंदर वाला पार्ट, वो इनर कोर है। इनर कोर किसमें? सॉलिड में। और आउटर कोर किसमें? वो होता है किसमें? लिक्विड में। देखिए अगला पिक्चर देखिए, इसमें पूरा अच्छे से समझाया गया है। ओशियन भी है, फिर क्रस्ट आ गया है। ओशियन क्रस्ट के ऊपर क्या होता है? लिथोस्फेयर, जिसमें हम लोग हवा लेते, इसमें हवा बहती है, विंड बहती है। तो लिथोस्फेयर ये ऊपर है, अपर मोस्ट, मतलब क्रस्ट के ऊपर वाला सरफेस को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप पढ़े होंगे, वातावरण पढ़ेंगे, तो वातावरण को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। तो ओजोन की परत किस स्फीयर में आती है? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा हमको। सबसे जो क्रस्ट है, उसके ऊपर वाले परत को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जिसमें प्लांट सब रहते हैं, हम लोग रहते हैं। तो उस परत का नाम क्या है? लिथोस्फीयर। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ओजोन की परत कौन से स्फीयर में आती है, समझे? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है एस्ट्रेनोस्फीयर। क्या बताए थे कि क्रस्ट के बाद वाले और जो मेंटल थ्रू होता है, उसके ऊपर वाले परत को हम क्या कहते हैं? ये एस्ट्रेनोस्फीयर। ये पार्शली मेल्टेड रहता है, मतलब ये पूरा लिक्विड टाइप में नहीं रहता है, मतलब सेमी लिक्विड टाइप में रहेगा। उसके बाद मेंटल क्या? सॉलिड में होता है। 2850 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। उसके बाद आ गया क्या? आउटर कोर। आउटर की मोटाई कितनी? 2200 किलोमीटर होता है। और ये आउटर कोर किस में रहता है? लिक्विड में रहता है। उसके बाद इनर कोर। इनर कोर की मोटाई कितनी? 1270 इसकी मोटाई है। और टोटल पूछे कोर की मोटाई तो 37, 34, 70 पूरी कोर की मोटाई होती है। यहां तक समझ गए? अब हम देखते हैं कि इतना पढ़ लिए, अर्थ सरफेस पढ़ लिए, मतलब अर्थ का भाग हम पढ़ लिए। अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं मुख्यतः। कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो मिट्टी जो होती है वो क्रस्ट के ऊपर रहती है। और किस प्रकार से रहती है? तो मिट्टी जो है वो एक आटा की प्रकार की रहती है। तो ये जो रहती है वो पाउडरी रहती है। किस प्रकार की? पाउडरी। मतलब ये पूरा पाउडर के समान रहेगी। जितना पतला पाउडर, जो नेचुरल का पाउडर लगाते हैं, उतना पतला मिट्टी रहती है। और जो अब देखिए, कहिएगा कि खेत में जो मिट्टी रहती है वो तो मोटी रहती है। तो ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मिट्टी का टेक्सचर पढ़ेंगे, तब उस समय बात करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से टेक्सचर हैं। तो मुख्यतः जब हम डिफिनेशन पे आते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि सॉइल इज पोरस, मतलब इसमें पानी जाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या? इसमें हवा सहन कर सकता है। मतलब यह क्या रहता है? पोरस रहता है। यहां लिखते हैं पोरस, पोरस रहता है। उसके बाद क्या रहता है? इसमें पाउडरी टाइप का रहता है, मतलब ये पाउडर के समान रहता है, पाउडरी। उसके बाद क्या रहता है कि ये मिट्टी जो है वो अखंडित रहती है। अखंडित का इंग्लिश होता है अनकॉन्सोलिडेटेड,
मतलब ये क्या रहती है, अखंडित रहती है। तो ये अखंडित रहती है, अनकंसोलिडेटेड। इसका हिंदी होता है अखंडित, असंगठित, असंगठित। मतलब ये जो होता है वो असंगठित होता है। तो क्या हुआ इसका डिफिनेशन, डिफिनेशन पे आइए। डिफिनेशन क्या कहेंगे, सॉइल इज पोरस, पाउडरी एंड अनकंसोलिडेट। क्या चीज, सॉइल इज पोरस, पाउडरी एंड अनकंसोलिडेटेड। आउटर लेयर ऊपरी सतह है, तो आउटर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस क्या है, ये ऊपरी सरफेस पे है, तो आउटर लेयर। ये सभी ऊपरी सरफेस पे है, तो किस पे, आउटर लेयर। किसके ऊपरी सरफेस पे है, तो ये अर्थ सरफेस के ऊपरी सतह पे है, तो किसके, अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपरी सतह पे है। और इसके किससे मिल बना है, किससे विखंडित होने पे बना है, क्योंकि संगठित है तो है नहीं, तो ये क्या होगा, विखंडित हुआ होगा। तो किससे विखंडित हुआ होगा, किसी मिनरल से, किसी खनिज से, जैसे मिक्का से हुआ होगा, फेडर स्पेस से हुआ या क्वार्ट्ज से हुआ हुआ। क्वार्ट्ज का क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जब हम इसका पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर जब देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्टज क्या होता है, फेडर स्पेस क्या होता है, मिक्का क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। रॉक की चट्टान के हम प्रकार के बारे में भी देखेंगे कि चट्टान के कितने प्रकार हो, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो किससे विखंडित हुआ है, तो विखंडित किससे हुआ है, किससे हुआ है, वेदरिंग, वेदरिंग हुआ है किससे, मिनरल से। किससे हुआ है, मिनरल से, मिनरल से हुआ होगा। या और किससे हो सकता है, और किससे हो सकता है, जैसे हम लोग जनेर काट लगते हैं, जनेर को काट के कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, खेत में रख देते हैं, तो उसमें जो होती है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, या हम लोग राख का देखते होंगे, राख जलाते हैं। राख क्या होता है, जब अवशेष पदार्थ जलने के बाद जो अवशेष मिलता है जलावन का, उसको हम कहते हैं राख। एस इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस, हिंदी में कहते हैं राख। जो ये जो होता है एस, वो जलने के बाद जलावन का जो अवशेष पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम कहते हैं एस। जो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो इससे भी हो सकता है, मतलब एस से भी हो सकता है। मतलब इसका पूरा डिफिनेशन अब क्या हो गया कि सॉइल इज पोरस, पाउडरी एंड अनकंसोलिडेटेड आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ किसका, मिनरल्स। किसके वेदरिंग से, मिनरल्स के वेदरिंग से, मतलब खनिज के विखंडन होने से, या किससे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे विखंडित होने पे। तो ऑर्गेनिक आप क्या समझ रहे हैं ऑर्गेनिक से, तो आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 10th में है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन की उपलब्धता हो, जिसमें कार्बन की उपलब्धता हो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन की उपलब्धता नहीं हो उसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो यहां तक समझ गए। डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिए कॉपी में, डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि सॉइल इज पोरस, पाउडरी, सॉइल इज पोरस, पाउडरी एंड अनकंसोलिडेटेड outer layer of earth crust which is formed by weathering of minerals and organic substance। यहां तक समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं कि सॉइल, SOIL, सॉइल का मतलब क्या होता है। तो सॉइल हम पढ़ रहे हैं, सॉइल का S का मतलब क्या होता है, अगर कोई जानते होंगे तो नीचे कमेंट कीजिए। एस का मतलब क्या होता है, बोलिए। एस का मतलब होता है सॉल, SOUL। सॉल का हिंदी क्या होता है, आत्मा, हिंदी होता है
आत्मा। एस से क्या, सॉल्व, ओ से ऑफ, आई से इनफिनाइट, आई से इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब अनंत, इनफिनाइट, एल से लाइफ, लाइफ का तो नहीं जानते होंगे, जीवन। मतलब क्या हो गया इसका कि आत्मा का अनंत जीवन है सॉइल। मतलब सॉइल को बनने में बहुत ही लंबा समय लगता है, तब ये सॉइल बनती है। पहले तो सिर्फ पानी था और उसके बाद जो था मिनरल्स था, मिनरल्स आया, मिनरल्स को टूटने पे रॉक बना, चट्टाने बने। सीक्वेंस समझिए, पहले क्या था, पहले मिनरल्स हुआ होगा, मिनरल्स, मिनरल्स के टूटने के बाद क्या होता है, रॉक्स बनता है, मतलब चट्टान। पहले खनिज, पहले खनिज, उसके टूटने के बाद चट्टान, चट्टान के टूटने के बाद बनता है क्या चीज, सॉइल, मतलब मिट्टी, मृदा। इसके टूटने के बाद मृदा बनता है। यह सीक्वेंस होता है। पहले क्या टूटेगा, पहले टूटेगा खनिज, खनिज को टूटने के बाद बनता है क्या चीज, खनिज को टूटने के बाद बनता है रॉक, मतलब चट्टाने, उसके टूटने के बाद बनता है मृदा। यहां तक समझ गए। सॉइल का आपसे कोई डिफिनेशन पूछे, डिफिनेशन आप बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने, इसको पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब इसके दो ब्रांच होते हैं, ये जो लिखा हुआ है दो ब्रांच है। पहला क्या है, पेडोलॉजी, और दूसरा क्या है, इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी और इफेडोलॉजी क्या है, तो अंत में लॉजी है, तो लॉजी का मतलब ये होता है स्टडी करना। तो इसका मतलब तो आप समझ जाइएगा, स्टडी, दोनों में लॉजी है, तो स्टडी करना। यहां तक समझ गए। आप बात करते हैं कि पेडो और इडेफो, इसका मतलब क्या होता है। तो पेडो का मतलब होता है क्या चीज, सॉइल। किसका सॉइल, जो अर्थ सरफेस के ऊपर वाले परत में हो, उसको हम पढ़ेंगे। मतलब अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पेडोलॉजी में आपको पूरा डीपली नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि क्या चीज, सॉइल के ओरिजिन को, अगर सॉइल का हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या मार्क आएंगे, पेडोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है कि मृदा विज्ञान का पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। इफेडोलॉजी क्या है, अगर हम मृदा विज्ञान को पौधे के सापेक्ष में पढ़ेंगे, मृदा विज्ञान को पौधे के सापेक्ष में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इडेफोलॉजी। ये जो होता है इडेफोलॉजी, इसका मतलब भी होता है सॉइल, लेकिन किसका, ग्राउंड सॉइल का, उसके अंदर वाले सॉइल का। इसमें पढ़ेंगे ऊपर वाले सॉइल, मतलब सॉइल जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर वाले स्टडी को क्या कहेंगे, पेडोलॉजी। और अगर सॉइल के नीचे वाले परत में देखेंगे कि जड़ सॉइल से किस प्रकार का इंटरेक्शन करके रखता है, उसमें पढ़ेंगे इडेफोलॉजी के अंतर्गत। तो जितना भी खनिज का जो है, खनिज कैसे मिलता है, तो ये सब आता है इफेडोलॉजी में। इसमें पढ़ते हैं किस प्रकार का, पेडोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पेडोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पेडोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या चीज, ओरिजिन, मतलब इसका ओरिजिन क्या है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो ये सब हम पढ़ते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। और इडेफोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि इडेफोलॉजी में पढ़ेंगे क्या चीज हम लोग, क्या कि सॉइल ही पढ़ेंगे, सॉइल की स्टडी करेंगे, लेकिन किसके करेंगे कि अर्थ सरफेस पे, सरफेस के अंदर, मतलब ग्राउंड को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, क्या आपकी किताब में किस प्रकार का डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है
कि मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले मतलब अपर सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी बताएं, अपेक्षित ठोस पपरी की परत है। मतलब ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। क्रस्ट किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो क्या बताए कि मृदा जो है पृथ्वी के ऊपरी परत है, किस में रहती है, ठोस में रहती है, जो चट्टानों के टूटने पे, और चट्टान किससे बनकर बनती है, चट्टानें बनती है किससे, खनिज से। तो हम भी क्या इंग्लिश में बताए थे, वेदरिंग ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का वेदरिंग होगा मतलब खनिज का विखंडन होगा तो चट्टान बनेगी, और चट्टान के फिर विखंडन से क्या चीज, मृदा बनेगी। वह रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों मतलब पाउडरी बताए, मृदा किस प्रकार का होता है, पाउडरी होता है, और उसके रहने और उपयोग करने वाले पादप और जंतु के अवशेष से मिलती है। पादप और जंतु के अवशेष को ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। मतलब इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो इसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। डिफिनेशन समझ रहे हैं, डिफिनेशन क्या हुआ कि मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत वाली अपेक्षित ठोस पपरी का परत है, जो चट्टानों के टूटने से व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पे रहने और उपयोग करने वाले पादप और जंतु के अवशेष से मिलके बना होता है। यहां तक समझ गए। ये कौन साइंटिस्ट दिए थे, ये रमन नाम के साइंटिस्ट दिए थे। कब दिए थे, 1971 ईस्वी में दिए थे। आपको इतना डिफिनेशन में लिखना है। डिफिनेशन समझ गए। और डिफिनेशन के बाद क्या लिखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा तो सॉइल का जो हम बताए अलग अलग फुल फॉर्म, एस से क्या, सॉल मतलब आत्मा, ओ से ऑफ मतलब का, आई से इन्फिनाइट मतलब अनंत, और एल से लाइफ, ये लिखना है। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे बेकमैन एंड ब्रेडी, ये भी अपना डिफिनेशन दिए। क्या दिए, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपेक्षित खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है। और अब प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल होता है कि मृदा का जो परत होता है वो, जैसे आप क्या कीजिएगा, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि शीशा वाला ग्लास आप ले लीजिएगा, शीशा वाला ग्लास ले लीजिएगा और अपने खेत से क्या कीजिएगा कि एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिएगा और शीशा वाला ग्लास में पानी डाल के और मिट्टी को पूरा कलम से या किसी स्ट्रिक से पूरा हिलाइएगा। तो आधा घंटा बाद उसके छोड़ दीजिएगा। हिलाने के बाद जब पूरा हिल जाए तो छोड़ के देखिएगा क्या चीज कि मिट्टी का परत व परत बन गया है। जो परत व परत बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। मतलब ये क्या चीज परत में सापेक्ष हो जाता है, मतलब परत में पूरा बैठ जाता है। मतलब जो मोटा परत होगा वो सबसे नीचे, उसके बाद उससे पतला, उसके बाद उससे पतला, उसके बाद उससे पतला। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी का जो सॉइल प्रोफाइल होगा कितने भागों में बांटा हुआ है। तो आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ जानकारी रख लीजिए। सबसे ऊपर वाले परत को हम लोग ए कहते हैं। ए के ऊपर भी होता है क्या चीज, ओ, जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ओ के नीचे ए के नीचे होता है बी, उसके बाद सी होता है। इतना परत होता है, समझ गए। और उसके नीचे होता है सी के नीचे बेड रॉक, मतलब चट्टाने पूरा भरी हुई है। क्या बताए बेकमैन एंड ब्रेड ने, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपेक्षित खनिज पदार्थों से, लेकिन रमन क्या बताए थे, चट्टानों के विखंडन से बनता है। तो चट्टान किससे विखंडित होता है, मिनरल्स खनिज से ही होती है। तो दोनों का मतलब समान हो। डिफिनेशन दोनों का कहने का मतलब क्या होता है, समान ही होता है कहने का मतलब। सिर्फ उसको आप अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे आपको अपने मन से बताए थे पिछला डिफिनेशन क्या चीज, सॉइल इज पोरस, मतलब सॉइल जो होता है वो पोरस टाइप का होता है, पाउडरी टाइप का होता है, अनकंसोलिडेटेड होता है मतलब असंगठित होता है, अर्थ सरफेस पे रहता है,
और वेदरिंग मतलब किसके विखंडित से बनता है, खनिज के विखंडित से बनता है, और ऑर्गेनिक मैटर से विखंडित होने, यही डिफिनेशन पूरा रहता है, सिर्फ अपने तरीका से लिखना ही कहते हैं। यह पृथ्वी के एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है, मतलब यह पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले आवरण को ढकी रहती है, तथा जल एवं वायु को उपयुक्त मात्रा में मिलने पर पौधे को यांत्रिक आधार एवं आंशिक जीविका प्रदान करती है। मतलब ये क्या, मिट्टी रहेगी तो तभी ना पौधा उसको ऊपर सरवाइव कर सकेगा। अगर मिट्टी नहीं रही तो पौधा इसे लगा हुआ है, मिट्टी नहीं रहेगी तो पूरे नीचे झुक जाएगा। मिट्टी रहती है तभी ना जड़ को पकड़ के रखती है, इस प्रकार से पकड़ के रखती है तो पौधा पूरा स्ट्रेट ऊपर चलता है। और मिट्टी रहती है तो खनिज जो हम डालते हैं, जैसे यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो खनिज पूरे पत्ते तक पहुंचती है। तो मिट्टी रहती है तो ये यांत्रिक आधार को और जीविका प्रदान करती है, पौधे को जीविका प्रदान करती है। कौन से डिफिनेशन कौन वैज्ञानिक दिए थे, बेकमैन एंड कौन से ब्रेड डिफिनेशन दिए थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट है, उसके बाद साइंटिस्ट जो है वो डिफिनेशन क्या दिए थे, जॉफेन एंड मॉर्वेट। ये डिफिनेशन क्या दिए थे, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थ पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्रायः विभिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के स्तर के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। सभी का डिफिनेशन का मतलब एक ही होता है, तो आपको उतना याद नहीं रखना कौन साइंटिस्ट कौन दिए, अपना डिफिनेशन समझ गए होंगे सॉइल किसे कहते हैं, तो आप उसे एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉइल का डिफिनेशन नहीं पूछता है, सिर्फ आपसे पूछेगा कि पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है। पेडोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इज नोन एज पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल ओरिजिन इज नोन एज पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज नोन एज पेडोलॉजी। और जब आगे पढ़ेंगे तो स्टडी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन को अलग नाम से जानते हैं। जब आगे हम जो सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे। हम ये बता रहे थे क्या पेडोलॉजी में क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो पेडोलॉजी का अलग पार्ट होता है जिसमें हम सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं मृदा संगठन, मतलब मृदा कंपोजिशन। जैसे हम लोग वातावरण में देखते हैं, वातावरण में क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है। कितनी प्रतिशत है, 70% है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रतिशत आप नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा कि वातावरण में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, बहुत सारे उसका अदर गैस रहते हैं, ये सब वातावरण में है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मृदा विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो मृदा विज्ञान के कौन कौन से संगठन है, मृदा विज्ञान के कौन कौन से कंपोजिशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा विज्ञान में मुख्य रूप से 4 कंपोजिशन होते हैं। पहला है खनिज पदार्थ, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स, उसके बाद जल वाटर रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, वायु रहेगा। समझ गए कौन कौन से कंपोजिशन में रहेंगे, 4 कंपोजिशन में रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, पहला रहेंगे क्या चीज, खनिज पदार्थ मिनरल्स रहेंगे। उसके बाद क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे। उसके बाद क्या रहेंगे, जल वाटर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, वायु मतलब एटमॉस्फेरिक हवा जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब रहेंगे। आपको इसको अच्छे से देखने के लिए आपको एक चित्र दिखाते हैं, और ये आप चित्र अपने कॉपी में बना लीजिए, देखिए। और इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मृदा में वायु की कितनी प्रतिशत होती है, मृदा में वायु की कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो कितना मार्क आएंगे, 25% पाई जाती है। मृदा में कितनी, 25% पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि मृदा में कितना परसेंट खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो कितना, 45%। कितना, 45% खनिज पाए जाते हैं। जल कितना परसेंट, 25%। और बच गया जो वो कितना, अवशेष पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर पाए जाएंगे। समझ गए यहां तक। देख रहे हैं वायु कितनी है, वायु कितनी है, वायु है 25%। उसके बाद क्या चीज, जल कितनी है, जल है 25%। अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक मैटर कितनी है, तो ऑर्गेनिक मैटर कितनी है, 5%। और जो बच गई 45% वो क्या है, खनिज
पदार्थ है। अब इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखते हैं, एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखेंगे। तो आपको बता रहे थे कि आपको कुछ ऐसा चीज बताएंगे कि जो आपको इंटरव्यू में काम आए, जो आपसे बार बार पूछा जा सकता है। कोई भी जाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो आपसे पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर, देखिए ये आपको अलग बता रहे हैं, अलग बता, इसको अथी पे नहीं लीजिएगा कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, और एक होता है एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए एक में क्या है, आर ई लगा हुआ है और एक में ए लगा हुआ है। दोनों का डिफरेंस क्या है? आप कुछ देर सोचिए, दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है? दोनों का मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर का हिंदी क्या होता है? कृषि। एग्रीकल्चर का हिंदी होता है क्या चीज? कृषि। एग्रीकल्चर का हिंदी क्या होता है? कृषि। एग्रीकल्चरल का हिंदी क्या होता है? कृषि। दोनों का मुख्य अंतर कहां पे आ जाती है? दोनों का मुख्य अंतर यहां पे आती है कि एग्रीकल्चर जो होता है वो समान रूप से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल जो होता है ये यूनिवर्सिटी के नाम में आता है, यूनिवर्सिटी के नाम में आता है। एग्रीकल्चरल जो है यूनिवर्सिटी के नाम में आता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबौर में जो यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दे दे, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन बोथ, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। क्या मार्क आएगा? बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साइट जब जाइएगा, साइट है BAU सबौर, साइट है, इस पे साइट पे जाइएगा तो वहां लिखा रहेगा बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। कोई भी आप एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी जाइएगा वहां अंत में क्या चीज? ए लगा के ही रहेगा कि एग्रीकल्चरल लगा के ही रहता है, एग्रीकल्चर कहीं नहीं लिखेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम आपसे पूछा जाए तो उस टाइम आप एग्रीकल्चर नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? एग्रीकल्चरल। यही मुख्य इसका अंतर होता है। और इससे आप जब जाइएगा कहीं इंटरव्यू में तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में क्या मुख्य अंतर है। तो आप क्या कहिएगा कि एग्रीकल्चर का मुख्य रूप से उपयोग एग्रीकल्चरल का किसमें? यूनिवर्सिटी के नाम में किया जाता है। एग्रीकल्चरल का मुख्य रूप से उपयोग किसमें? यूनिवर्सिटी के नाम में किया जाता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो यहां हम लोग देख लिए क्या चीज कि इसका जो संगठन होता है वो मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। किसमें? वायु में, जल में, खनिज पदार्थ में, और उसमें किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में। तो खनिज पदार्थ कितना है? 45% खनिज पदार्थ है और 5% ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है? मृदा मुख्य रूप से 4 अवयवों महीन दशा में पाई जाती है तथा मृदा के अनेक अवयव के भली प्रकार से मिश्रित और आयतन के लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ, 50% किसमें? ठोस में पाई जाती है, और शेष आयतन 25% जल में और 25% किसमें? वायु में रहती है। देखिए दो भाग में मुख्य रूप से आप बांटिए, पहला सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड है 50% सॉलिड और 50% किसमें? लिक्विड में। तो सॉलिड जो है, सॉलिड को भी दो भाग में बांटिएगा, 45 और 5 का। 45 किस में आ जाएगा? खनिज पदार्थ में, और 5 किस में आ जाएगा? 5 आएगा किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में। मतलब जो जैविक मैटर जो है, जैविक घटक है, उसमें 5%। फिर लिक्विड में, मतलब जो लिक्विड है उसको, लिक्विड और गैस दोनों में, सॉलिड को छोड़ के, ठोस को छोड़ के 50% है लिक्विड और गैस में जो है। तो गैस वाला भाग 25% और लिक्विड वाला भाग 25%। मतलब वायु में एयर जो होता है, सॉइल एयर, उसमें 25%, और सॉइल जो वाटर होता है, सॉइल जल जो होता है, मृदा जल होती है, उसमें 25% होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जल और वायु के अनुपात में मौसम तथा अन्य कारकों के कारण परिवर्तन होता है। जल और वायु से ही मौसम का अधिकतर परिवर्तन होता है। सिल्ट दोमट मृदा का आयतनक संगठन
3.1 के द्वारा दर्शाया गया है। तो सिल्ट अब क्या होता है, ये सब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिल्ट क्या होता है। ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब सॉइल टेक्सचर पढ़ेंगे, सॉइल का जो टेक्सचर होता है जब वो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सिल्ट क्या होता है, सैंड क्या होता है और क्ले क्या होता है। ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या इसका पूरा विवरण देखते हैं। खनिज पहला क्या है, खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स मेटर। खनिज कितने परसेंट होती है, खनिज होती है किसमें, 45% में। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा यही याद करवा ही देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपको यही याद करवा देंगे कि आपको बाद में सिर्फ एक बार नोट पलट के देखिएगा और अंडरलाइन करके रखिएगा कि क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक बार आपको याद हो जाएगा। एक बार पलटने पे, एक बार आप लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा बढ़िया से, तो आपको पूरा एमसीक्यू सॉइल साइंस का पूरा एमसीक्यू आपके समझ में आ जाएगा। आप बात करते हैं कि इसका खनिज पदार्थ का, तो ये क्या है, मृदा का यह अकार्बनिक अवयव है। मतलब खनिज ऑर्गेनिक का ही अलग बांटती है, तो ये क्या है, कार्बन का अलग बांटे, कार्बन के अलग बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक घटक। ये क्या है, इसमें कार्बन नहीं होगी, खनिज सिर्फ है तो इसमें अकार्बनिक, मतलब इसमें कार्बन रहित होगी, कार्बन इसमें नहीं रहेगा। तो कार्बन नहीं रहेगा उसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को दो भाग में बांटते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। 3 भागों में केमिस्ट्री को बांटा गया है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, जिसमें इसमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन का कौन बॉन्ड है, कार्बन किधर इधर होता है, ग्रेफाइट, फिर ये सब इसमें पढ़ेंगे, हीरा के बारे में ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अकार्बनिक का अलग चैप्टर है जिसमें कार्बन नहीं रहेगा। जैसे यूरिया का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यूरिया का फॉर्मेशन में कार्बन नहीं आता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो क्या बताया, मृदा जो है मतलब मिनरल्स मेटर है मृदा का, और इनऑर्गेनिक है मतलब अकार्बनिक है, जो चट्टानों के अपेक्ष से प्राप्त होता है, जो चट्टानों के अपेक्ष से प्राप्त होता है। इसमें आंशिक रूप से पूर्ण अपेक्षित पदार्थ जैसे स्वतंत्र सिलिका, स्वतंत्र सिलिका, सिलिका किससे मिलता है, सिलिका का जो मिनरल्स है उस मिनरल्स का नाम है क्वार्ट्ज, उस मिनरल का नाम है क्वार्ट्ज। तो सिलिका कौन मिनरल से मिलता है, तो सिलिका कौन मिनरल से, क्वार्ट्ज से मिलता है। क्वार्ट्ज से मिलता है सिलिका। ये सब हम जब मिनरल्स पढ़ेंगे, चट्टाने और खनिज पढ़ेंगे, तब आपको हम बताएंगे कि कौन से मिनरल से क्या मिलते हैं, कौन से मिनरल से क्या मिलते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम सिलिकेट्स है एवं विभिन्न लवक के आंशिक। उसके बाद क्या है, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन होते हैं। शेष 10% में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा टाइटेनियम अधिक और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरोन, जिंक व कॉपर कम मात्रा में होती है। इसके अलावा बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, मिनरल्स मेटर में क्या चीज हम देखेंगे कि मिनरल्स मेटर में जितने भी मिनरल्स हैं और जो इसेंशियल मिनरल्स कितने हैं प्लांट के लिए, तो प्लांट के लिए कुल इसेंशियल कितने हैं, 17 हैं। 17 मिनरल्स जो हैं, 17 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट के लिए कितने मिनरल्स आवश्यकता है, तो कितने, 17 मिनरल्स आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपको इसका विस्तार बताएंगे, जैसे नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, पोटास है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। इसी में 17 में आते हैं, इसी सब 17 में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं आपसे, क्या कौन सा ऐसा मिनरल्स है जो अंतिम में जुड़ा हुआ, मतलब 17वां मिनरल्स कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो 17वां मिनरल्स कौन है, 17th खनिज कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हम बताएंगे। पूरा मृदा विज्ञान जब अंतिम खत्म करते रहेंगे तब ये सब क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहां तक हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जीवाश्म का, मतलब ये भी सॉलिड में रहता है, लेकिन कितना परसेंट में रहता है, तो ये रहता है 5% में। कितना में रहता है, 5% में रहता है। तो क्या लिखा हुआ है, भरात्मक दृष्टि से मृदा की ऊपरी परत में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा 3 से 5% होती है।
कितना होती है? 3 से 5% होती है, 3 से 5% होती है। और ये ऊपरी परत पे है, ऊपरी परत में। और किस में रहती है? ठोस में रहती है। तो ये किसमें? ठोस में रहती है। और यह मृदा के जंतु एवं पौधे से जीवाश्म पदार्थ की मात्रा 20% से कम होती है, उन्हें खनिज मृदाएं कहते हैं। यहां तक समझ गए? खनिज मृदाएं समझ गए? खनिज मृदा कितने परसेंट रहती है? 3 से 5% रहती है। और ये पूरा मात्रा जो रहती है वो सॉइल में कितनी? 20% से कम ही रहती है। ये सब आपको हम जब आगे पढ़ेंगे, पूरा जब अंत में जाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में कितना % ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए खेत में जिसमें उपज बहुत ज्यादा होती है। इसका पूरा रेशियो दिया हुआ है, कितना रहेगा तो उसको हम कम कहेंगे, कितना रहेगा इसको हाई कहेंगे। ये सब आपको हम अंत में बताएंगे। उसके बाद है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर मतलब मृदा जल। मृदा जल क्या है? पौधे की वृद्धि के लिए जल में मृदा उपस्थित अनेक लवणों को विलय करने में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। अगर जल रहेगा ही नहीं तो हम यूरिया डालेंगे तो यूरिया पिघलेगा ही नहीं, यूरिया का पूरा विखंडन होगा ही नहीं, यूरिया पानी की तरफ बनेगा ही नहीं, तो पौधे के शीर्ष तक कैसे पहुंचेगा? तो जल ही है जो जितना भी हम डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पोटाश डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो जल में घुल जाता है। और उसके बाद जल में घुलने के बाद यूरिया विखंडित होता है और उसके बाद प्लांट जो है वो नाइट्रोजन ऊपर लेता है। नाइट्रोजन नहीं लेता है प्लांट, नाइट्रोजन का फॉर्म लेता है। तो ये सब आपको अगले क्लास मतलब जब हम पढ़ेंगे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो उस टाइम बताएंगे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है। तो ये सब उस लेक्चर में पढ़ेंगे। लवणों के साथ वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। इसके साधारण वर्षा, वाष्पीकरण एवं पौधे के दैहिक क्रियाओं से घटता बढ़ता रहता है। तो ये जो मृदा जल है वो वर्षा होगी तो मृदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वाष्पीकरण होगा मतलब ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब पत्ते से क्या चीज? पानी ऊपर उड़ेगी, धूप ज्यादा पड़ेगी तो पत्ते से पानी उड़ती है, तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वाष्पीकरण होगा तो उसमें पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। मृदा में जल रंध्राकशों में विभिन्न बलों की सहायता होती है से रुकाव रहता है, जिससे जल वाष्पीकरण एवं पौधे द्वारा वाष्प तो उत्सर्जन में उड़ा दिया जाता है। रंध्रो अवकाश। रंध्र मतलब क्या होता है? स्टोमैक। रंध्रो अवकाश मतलब जब स्टोमैक से स्टोमाटा आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, इसका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर इस प्रकार, क्लास 10 की एक किताब में इस प्रकार से इसका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है। उस स्टोमाटा का हिंदी है रंध्र, रंध्रो अवकाश। तो इस प्रकार से किस प्रकार से इसमें से पानी जो है वो वाष्पीकरण होती है, तो ये सब इसमें देखा जाता है। उसके बाद क्या है? चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में है मृदा वायु, मतलब सॉइल एयर। तो सॉइल एयर क्या है कि मृदा में रंध्रो अवकाश में वायु भरी रहती है। वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि पौधे में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसी लाइन को लिखा हुआ है वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा, मतलब वातावरण के वायु की अपेक्षा में मृदा में जो वायु होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा में कम होती है। कितना वायुमंडल में कितना बताए? वायुमंडल में बताए कितना? 70% नाइट्रोजन होता है, उसकी अपेक्षा में यहां कम होता है। वायु केवल उन्हीं रंध्रो अवकाश में रहती है जिनमें जल नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है कि वायु जो है
वैसा स्टोमाटा के प्लांट के वैसा पत्ती के स्टोमाटा में रहता है जहां जल नहीं होगा। जल नहीं होगा तो वहां वायु पाई जाएगा, जल नहीं रहेगा तो वहां वायु पाई जाएगा। यहां तक समझ गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गहराई के साथ साथ मृदा में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे वाले इलाके में जाएंगे वहां वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसके बाद आप लेक्चर को समाप्त करेंगे। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सॉलिड स्पेस, सॉलिड स्पेस और एक होता है पोर स्पेस, एक होता है पोर स्पेस और एक होता है सॉलिड स्पेस। दोनों अब क्या है ये आपको बता रहे हैं, दोनों क्या है। सॉलिड स्पेस मतलब, सॉलिड मतलब क्या, ठोस, ठोस स्पेस। जो अब ये चार कंपोजिशन आपको बताए, इसमें कौन सा ठोस है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड स्पेस। कौन सा दो ठोस है आपको पहले बता चुके हैं, कौन सा है, मिनरल्स, मिनरल्स और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल। मिनरल्स कितना रहता है 45% और ऑर्गेनिक कितना रहता है 5%। तो सॉलिड स्पेस किसके दो कंपोजिशन से मिलकर बना है, आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि सॉलिड स्पेस किसे कहते हैं, तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर दोनों के मिलने पे जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्पेस। कितना परसेंट मृदा में पाया जाता है, तो 50% पाया जाता है। अब इससे समझ गए होंगे कि पोर स्पेस क्या होता है। तो पोर स्पेस क्या होता है कि वायु और किसका, वाटर का मिश्रण। पोर स्पेस क्या होता है, वायु मतलब एयर और किसका, वाटर का मिश्रण। इसको हम पोर स्पेस कहते हैं। वायु कितना होता है, वायु होता है 20 से 30% और ये जो होता है 30 से 20%। समझ गए, 20 से 30% और 30 से 20%, दोनों का आपको 25% बनता है। किताब में आपके 25% लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम में भी 25% मार के ही आइएगा। लेकिन इसका वैल्यू आगे पीछे बढ़ते रहता है, इसीलिए हम क्या लिखा है 20 से 30%। 20 से 30% के बीच में आता है 25%, इसलिए आपको 25% किताब में लिखा हुआ है। तो आपसे एग्जाम में इतना चीज पूछा जाता है, आपको ये लिखना होगा तो लिख लीजिए। सॉलिड स्पेस और पोर स्पेस किसे कहते हैं, सॉलिड स्पेस किसे कहते हैं, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के जब दोनों मिलता है, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्पेस और पोर स्पेस कहते हैं। पोर स्पेस किसे कहते हैं, एयर और वाटर के मिलने पे जो बनता है मृदा कंपोजिशन, उसको हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। और अगले लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर के बारे में। और जो चट्टान जो बता रहे हैं, चट्टान और खनिज, ये आपको अंत में पढ़ाएंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है, लगभग 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब हम लोग पूरा किताब खत्म कर लेंगे मृदा विज्ञान का, तो अंत में एक्स्ट्रा क्लास में आपको हम बताएंगे। आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है खनिज और चट्टान के बारे में, तो इसलिए आपको अभी नहीं बता रहे हैं। आपको अंत में जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तब उस टाइम बताएंगे खनिज के कितने प्रकार हैं और चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, चट्टान किस प्रकार से मिलके बना होता है। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। ये 3 प्रकार होते हैं चट्टान के। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा क्लास में बताएंगे। तो कल जो पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या चीज, सॉइल टेक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।